बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2024 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल एंड लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेकन द वैल्यू स्मॉल x सपोज दैट द पॉइंट। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। आगे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 लाई ऑन द फिक्स स्टेट लाइन इन द XY प्लेन। हमारा यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट जो हमारा है एक स्टेट लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा जो है उस स्टेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 0 फॉर आल x बिलोंग R, फॉर आल x बिलोंग R, जिसमें से हमें 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर आल x बिलोंग R, जिसमें से 0, 1, 2, 3, 4 ये हमें नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ये हमारा जो 0 के बराबर दिया हुआ है सभी x के लिए है, सभी x की वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी का मान हमारा 0 होगा। केवल हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4 पे, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हमें 0, 1, 2, 3 और 4 लेना है। बाकी सभी के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है। इसका मतलब यही है। आगे कह रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ x इज़ 5/2, यहाँ पे हमारा x जो रैंडम वेरिएबल है इसका मीन दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5/2। आगे कह रहा है कि एंड द वेरिएंस ऑफ x इज़ अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है इसका वेरिएंस हमें अल्फ़ा दिया हुआ है। वेरिएंस इज इक्वल टू हमारा अल्फ़ा है, तब यहाँ पे हमें 24 अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है इसी का हमें वेरिएंस निकालना है, फिर उसको 24 से इंटू कर देना है, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें पॉइंट दिया हुआ है x कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ये यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन। अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट को इस वाले इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन के रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y की जगह पे रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा mx रहेगा प्लस सी। तो ये इक्वेशन मिल गया हमने जब पॉइंट इसमें रख दिया। अब हमें x की वैल्यू दी हुई है 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू हमारी है 0, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ से हमें मिल गया p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू हमारा है mx प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमें p कैपिटल X इज इक्वल टू केवल c मिलेगा। और जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है m प्लस सी। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2m प्लस सी। इस वाले इक्वेशन में एक बार हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें c मिल गया, x इज इक्वल टू 1 रखा तो m प्लस सी मिल गया, x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2m प्लस सी मिल गया, 3 रखेंगे तो 3m प्लस सी मिलेगा, और अगर हम x इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो हमें 4m प्लस सी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, क्योंकि हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी आती है अगर हम उसको ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, m प्लस सी, 2m प्लस सी, 3m प्लस सी, 4m प्लस सी, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी का है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं सबको, समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, तो यहाँ से हमें मिल जाता है c प्लस m प्लस सी प्लस 2m प्लस सी प्लस 3m प्लस सी प्लस 4m प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 5c बन जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी c है, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ, क्या मतलब। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें 5c प्लस 2m प्लस m 3m हो गया, प्लस 3m हमारा 6m हो गया, प्लस 4 यहाँ से मिल जाएगा हमें 10m। तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू, ये हमारा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 5c प्लस 10m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है
5/2 के बराबर है। तो हमारे मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेसन PI इंटू XI, और यहाँ पे हमारा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PI इंटू XI निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा PX है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा इसको लिख सकते हैं PI इंटू XI। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 0 से c में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। 1 को m प्लस c में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा m प्लस c आ जाएगा। 2 से 2m प्लस c में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4m प्लस 2c। 3 से इसमें इंटू करेंगे तो 9m प्लस 3c बनेगा। 4 से इंटू करेंगे तो 16m प्लस 4c बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो यही हमारा जो है मीन के बराबर आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मीन इज इक्वल टू 0 प्लस m प्लस c प्लस 4m प्लस 2c प्लस 9m प्लस 3c प्लस 16m प्लस 4c। अभी हमने PI इंटू XI जो निकाला सबको ऐड कर लिए, तो यही हमारा मीन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मीन की वैल्यू दी हुई है 5/2 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 30m प्लस 10c। जब ऐड करेंगे तो यही मिलेगा हमें। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 6m प्लस 2c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया है दोनों तरफ। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12m इंटू करवा देंगे 12m प्लस 4c इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10m प्लस 5c इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो m की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है 1/20 और c की वैल्यू मिल जाती है 1/10। तो यहाँ से हमें m और c की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को ले जाके हम यहाँ पे रख देते हैं। हमें यहाँ पे जो मिला हुआ है ये वैल्यूज़ PX की, इसमें हम m और c की वैल्यू रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हम m और c की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हमने P ऑफ X जो सॉल्व करके निकाला था उसकी वैल्यू हमारी c थी, m प्लस c थी, 2m प्लस c, 3m प्लस c, 4m प्लस c, यही थी हमारी P ऑफ X। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m और c की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू, c की वैल्यू हमारी है 1/10। तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू है m इज इक्वल टू 1/20, c इज इक्वल टू है 1/10। तो यहाँ पे अभी हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू है 1/20, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम c इज इक्वल टू लिख लेते हैं 2/20। 2 से इंटू और डिवाइड भी कर दिया तो यहाँ से हमारा 2/20 मिल गया। m इज इक्वल टू मिल गया 1/20। तो इसी का यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ से में मिल जाएगी 2/20 और यहाँ से में मिल जाएगा m की वैल्यू 1/20 प्लस c की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 2/20। ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3/20। यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2/20 बनेगा क्योंकि इंटू में 2 है, और यहाँ पे हम c की वैल्यू रखेंगे तो 2/20, तो यहाँ से मिल जाएगा 4/20। यहाँ से हमारा बन जाएगा 4/20। ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो 3/20 बनेगा प्लस 2/20, तो हमारा बन जाएगा 5/20। यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू 1/20 मतलब 4/20 प्लस 2/20, तो 4 प्लस 2 हमारा 6 बन जाएगा, तो 6/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 6/20। तो ये मिल गई वैल्यू हमें P ऑफ X की, जब हमने M और C की वैल्यू रख दिया। अब हमें निकालना है वेरिएंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। तो वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, वेरिएंस ऑफ X इज इक्वल टू हमारा होता है फार्मूला समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे हमारा n तक होता है, और यहाँ पे हमारा होता है P ऑफ XI यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ XI इंटू XI का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है वेरिएंस का। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें मीन तो पता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता है, तो इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू निकाल लिया है, और हमारी x की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे ये हमारा XI है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल XI है। तो इन्हीं दोनों को हमें इंटू करना है, लेकिन उसके पहले हमें x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी एक्स आई की वैल्यू 2/20 है और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से तो हमें पहली वैल्यू 0 मिल जाएगी। और दूसरा हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, इसकी वैल्यू हमारी 3/20 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3/20 ही रहेगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई की वैल्यू 4/20 है और एक्स की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हमारा 4 बनेगा इंटू 4/20, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई की वैल्यू 4/20 है, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 16/20। ऐसे हम अगला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 5/20 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 9 इंटू 5 45 बन जाएगा, 45/20। ऐसे हमारा अगला बन जाएगा 6/20 इंटू 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 96/20। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 0, 3/20, 16/20, 45/20 और 96/20, इन सबको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हमें समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर मिल जाएगा जब सबको ऐड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू निकाला है सब यहाँ पे लिखते हैं। तो 0 मिली पहली वैल्यू, फिर 3/20 मिली, फिर यहाँ पे हमें मिली 16/20 प्लस 45/20 प्लस 96/20। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो अपॉन में सब हमारा 20 है, ऊपर डायरेक्ट हमें ऐड कर लेना है, तो मिल जाएगा 160/20। इसको कट कर देते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 8, मतलब यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू भी मिल गई और यहाँ पे हमें मीन भी पता है। अब हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमारा जो है अल्फ़ा के बराबर था। इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू 8, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8। मीन की वैल्यू हमारी 5/2 थी, तो यहाँ पे हमें मीन का स्क्वायर करना है, तो मीन का स्क्वायर 25/4 बन जाएगा। इसको भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 7/4, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है 24 इंटू अल्फ़ा की, तो यहाँ से मिल जाएगा 24 इंटू 7/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 42, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 24 अल्फ़ा इज इक्वल टू 42। तो यही हो गया हमारा आंसर। हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो था उसका वेरिएंस हमारा आ गया 7/4, उसको हमें क्या करना था, 24 से इंटू करना था, तो हमें मिल गया 42। तो ये हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स n बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर वाइट, 6 बॉल आर ग्रीन एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है उसमें n बॉल्स हैं और उसमें से हमारी 3 बॉल्स जो हैं वो वाइट हैं, 6 बॉल हमारी ग्रीन है और बची हुई बॉल्स हमारी जो है वो ब्लू हैं। तो सबसे पहले इतना हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक बैग है, इसमें जो है 3 बॉल्स हमारी जो हैं वो वाइट हैं, 6 बॉल हमारी ग्रीन है और बची हुई बॉल्स हमारी जो है वो ब्लू हैं। तो यहाँ पे हमारे बैग में n बॉल्स थी, तो यहाँ से हमारी 3 बॉल वाइट हो गई, 6 बॉल ग्रीन हो गई, मतलब यहाँ पे 9 बॉल तो हमारी यूज़ हो चुकी। बची हुई कितनी है, n बॉल में से 9 यूज़ हो गई, मतलब बची यहाँ पे n-9 बॉल हमारी जो हैं वो ब्लू हैं। ये हो गई हमारी ब्लू बॉल्स। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अदरवाइज 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कह रहा है कि बिना रिप्लेस किए 3 बॉल्स एक एक करके निकाली जाती हैं। आगे कह रहा है कि फॉर i इज इक्वल टू 1, 2, 3 लेट WI, GI एंड BI डिनोट द इवेंट्स दैट द बॉल ड्रॉन इज द ith ड्रॉन is a white ball, green ball and blue respectively if the probability, यहाँ पे मैं दी हुई है W1 intersection G2 intersection B3 is equal to 2/5n। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा WI का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम I की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा W1 बनेगा, 2 रखेंगे तो W2 बनेगा, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा GI का मतलब G1 रखेंगे तो G1 होगा, 2 रखेंगे तो G2 होगा, तो वही यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ऐसे हमारा यहाँ पे B3 दिया हुआ है, यानी कि I की वैल्यू 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा है W1, G2 एंड B3। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट में वाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है विदाउट रिप्लेसिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको हम लिखना चाहें बिना रिप्लेस किए हुए वाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट में, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3/n, क्योंकि हमारी n बॉल्स हैं, उसमें से हमने क्या किया, वाइट वाली बॉल निकाला जो हमारी 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमारा बन गया 3/n।
इनटू, अब यहाँ पे हमारा G2 है, मतलब यहाँ से हमें ग्रीन बॉल्स निकालनी है। तो जब हम ग्रीन बॉल्स निकालेंगे और इसमें कंडीशन दी हुई है कि विदाउट रिप्लेसिंग, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6/n-1। अब यहाँ पे हमने व्हाइट को निकाल लिया, ग्रीन को निकाल लिया, अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ है ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे हो जाएगी n-9/n-2, और ये हमारा इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2/5 इंटू n के बराबर। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3×6=18 इंटू n-9/n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 2/5n। यहाँ से अगर हम इसको 2 से कट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9। अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9×5=45, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45 इंटू n-9, और यहाँ पे हमारा n है, इधर भी n है, कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा, इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n² - 3n + 2, हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको आगे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n², यहाँ पे हमारा 3n है, इधर हमारा 45n है, तो इसको इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा -48n, और यहाँ पे हमारा 45 इंटू 9 है माइनस में, और इधर हमारा +2 है, तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो इंटू करवा के तो हमारा बन जाएगा +407 इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा n-11 इंटू n-37 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 11 एंड 37। यहाँ पे हमें n की 2 वैल्यू मिल गई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये इसके बराबर में हमारा है 2/9, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वाली सॉल्व करके तो निकाला, n की वैल्यू हमारी आ गई 11 और 37। अब यहाँ से भी हमें सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना है, फिर जो वैल्यू हमारी कॉमन होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे B3 है, फिर यहाँ पे हमारा W1 है, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हमारा G2 है, और ये बराबर में हमारा दिया हुआ है 2/9 की, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमारा होगा B3 इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमारा होगा W1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमारा होगा G2, और अपॉन में हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2, ये हमारा बराबर है 2/9 की। अब क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दी हुई है 2/5n के बराबर है, और अपॉन में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 2/5n के बराबर है, और अपॉन में हमारा आ जाएगा W1 का मतलब फर्स्ट में वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/n इंटू यहाँ पे हमारा G2 है, मतलब सेकेंड में ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6/n-1, और ये हमारा इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2/9 के बराबर। इसको अगर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो n से n तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो n-1 बनेगा, अपॉन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 6, और यहाँ से हमारा 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 1/9। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n-1, और अपॉन में हमारा बनेगा 5 इंटू 18, 6 3 18, और इधर हमारा 9 है तो 18 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, मतलब 5 इंटू 2 बचेगा, तो उधर जाएगा तो हमारा 5 इंटू 2 हमारा 10 होगा, तो यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू आ गया 11। तो हमें n की वही वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ से भी हमें n की वैल्यू मिल गई 11, वहाँ पे हमें n की वैल्यू मिली हुई थी 11 और 37, तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू जो है 11, यही हमारा आंसर होगा, दोनों में कॉमन है, तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 11, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आ स्टूडेंट अपेयर फॉर अ क्विज कंसिस्टेंसी ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे क्विज में ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आगे कह रहा है कि द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ द सम क्वेश्चंस एंड गेस द आंसर ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, यानी कि स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन के आंसर पता हैं और बचे हुए जो हमारे क्वेश्चन हैं उसके लिए स्टूडेंट जो है आंसर को गेस करता है। और आगे कह रहा है कि व्हेन एवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ही गिव द करेक्ट आंसर, यानी कि स्टूडेंट को जिन क्वेश्चन के आंसर पता है वह उसका करेक्ट आंसर देता है। आगे कह रहा है assume that the probability of the student giving the correct answer of the question given that he has guessed it is 1/2,
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वह आंसर करेक्ट दे रहा है जब वह आंसर को गेस कर रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 है। आगे कह रहा है कि आल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज 1/6। यहाँ पे कह रहा है कि जब वह आंसर को गेस करता है तो वह करेक्ट आंसर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ रैंडमली चूज क्वेश्चन इज, यानी कि यहाँ पे हमें जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है, चूज किए गए क्वेश्चन के आंसर वह जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें बतानी है। कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ के का मतलब ये है कि वो जिन क्वेश्चन के आंसर जानता है, जिन क्वेश्चन के आंसर जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ के, जिन क्वेश्चन के आंसर वह जानता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स के बराबर है ये, इसी की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो जिन क्वेश्चन के आंसर को गेस करता है। तो यहाँ पे हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, मतलब जिन क्वेश्चन के आंसर वो गेस करता है। तो यहाँ पे जिन क्वेश्चन के आंसर वो जानता है उसकी वैल्यू तो हमारी x हो गई। तो जिन क्वेश्चन के आंसर वो गेस करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 - x, क्योंकि जिन क्वेश्चन के आंसर वो जानता है अगर वो हमारा x हो गया तो जो गेस कर रहा है वो 1 - x होगा, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो जो हमने मान लिया हमारा जिनके आंसर वो जानता है उसका x हो गया, तो जो बचा हुआ है वो 1 - x हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जिन क्वेश्चन के आंसर वह जानता है वह उसका करेक्ट आंसर देता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर दे रहा है जिसका आंसर वह जानता है। के का मतलब जानता हो गया और करेक्ट आंसर दे रहा है मतलब सी हो गया, इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। मतलब वो जितने के आंसर जान रहा है वह उसका करेक्ट आंसर दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होगी। और आगे कह रहा है कि करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिव दैट ही हैज़ गेस्ड इट इज़ 1/2, मतलब वह आंसर को करेक्ट दे रहा है जब वह आंसर को गेस कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर दे रहा है जब वह क्वेश्चन को गेस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें दी हुई है 1/2। आगे हमें 1/6 भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, यानी कि जब वह आंसर को गेस करता है तब वह करेक्ट आंसर देता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब वह आंसर को गेस करता है तब करेक्ट आंसर देता है, मतलब गेस कर रहा है फिर करेक्ट आंसर दे रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें 1/6 दी हुई है। तो यहाँ पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम पे बेस्ड है, तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ g/c इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बेस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c/g अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या होगा, करेक्ट आंसर आने के यहाँ पे हमारे 2 चांस हैं, जब वह आंसर को गेस करता है या फिर वह आंसर करेक्ट देता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, मतलब जब वह गेस कर रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर दे रहा है जब वह गेस कर रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c/k, मतलब यहाँ पे हमारा हो गया जब वह गेस कर रहा है और करेक्ट आंसर दे रहा है। यहाँ पे हो गया हमारा कि उसको आंसर पता है और वह करेक्ट आंसर दे रहा है। तो ये हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू में दी हुई है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है, हमने माना था प्रोबेबिलिटी ऑफ के x के बराबर था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो गया था हमारा 1 - x। और प्रोबेबिलिटी ऑफ c/g, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1/2 के बराबर है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1 - x, और इंटू में हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ c/g, इसका मान यहाँ पे हमारा 1/2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ k, तो यहाँ पे हमने इसको x माना हुआ है, और यहाँ पे हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ c/k, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 है, मतलब उसको आंसर पता है और वह करेक्ट दे रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो गई। तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - x अपॉन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 - x प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2x। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - x प्लस 2x इज इक्वल टू 6 - 6x। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा -6x है और यहाँ पे हमारा बन जाएगा +5। इसको इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया 5/7।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 5/7। तो ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम पे था। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और सभी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके सारे चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।